वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अपन ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले अपन इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे। और बेसिक के अंदर क्या है कि अभी तक आपने अवयव के बारे में जनरल नॉलेज या बेसिक जानकारी पढ़ी है। अब अपन क्या करेंगे, दो अवयव किस प्रकार जुड़ते हैं, दो अवयव किस प्रकार घटते हैं, दो अवयव का गुणन किस प्रकार किया जाता है, यानी अवयव के ऊपर जो संक्रियाएं हैं वो कैसे होती है, तो इसके बारे में अपन बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की प्रश्नावलियां समझने के लिए ये बेसिक नॉलेज वाला जो वीडियो भी बनेगा एक्सरसाइज 3.2 का, इसको आपको पूरा लास्ट तक देखना है। जिसको ये समझ में आ जाएगा उसको आगे की प्रश्नावली भी कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। तो अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक के ऊपर। तो अवयव की संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन अवयव की संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे तो अपन का जो पहला है, दो अवयव का योग कैसे होता है। तो अवयव है का योग, ध्यान देंगे अवयव का योग क्या होगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स या दो अवयव को जोड़ने के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि दोनों जो अवयव या मैट्रिक्स है वो क्या होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए। तो अपन क्या मान लो दो समान कोटि के अवयव, इसकी मैं कुछ डेफिनेशन लिख देता हूं कि दो समान कोटि के अवयव ए तथा ए व बी के संगत अवयव को जोड़ने से प्राप्त अवयव को a प्लस बी के रूप में लिखा जाता है। और इसी को कहते हैं अपन अवयव का योग। मतलब दो अवयव का योग कैसे होगा, पहली कंडीशन उन दोनों अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए, दोनों अवयव कोटि होनी चाहिए समान। और समान होने के बाद कैसे जोड़ेंगे कि पहला जो अवयव ए है और एक दूसरा जो अवयव बी उसमें जोड़ना है, उनके संगत अवयव को जोड़ना है। संगत अवयव कैसे, जैसे जो इस अवयव में 1 1 वाला है उस अवयव का 1 1 वाला भी जुड़ेगा, इस वाले के 1 2 वाले से उस वाले का 1 2 वाला जुड़ेगा। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझना, आप अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली, एक ए मैट्रिक्स ली 2 3 1 4, और एक मैंने बी मैट्रिक्स ले ली, बी मैट्रिक्स ली, और बी मैट्रिक्स ली मैंने 4 3 2 5। अब मेरे को कह दे कि a प्लस बी ज्ञात करो, तो ये अवयव का योग ही है a प्लस बी का मतलब। तो a प्लस बी मैंने क्या बताया, जुड़ने के लिए सबसे पहले इनकी कोटि समान होनी चाहिए। देखो ये 2/2 की, मतलब 2 रो 2 कॉलम है, और ये भी 2/2 की, तो जुड़ेगी। अब इसमें संगत अवयव जोड़ने पड़ते हैं। जो ये 1 1 वाला है, पहली रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो इसके पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट से जुड़ेगा, तो इसको कहते हैं संगत अवयव। तो 2 से क्या जुड़ेगा, 2 + 4, इसी प्रकार 3 + 3, इसी प्रकार 1 + 2, इसी प्रकार 4 + 5। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4 2 6 3 3 6 2 1 3 और 5 4 9। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपके आंसर, यानी ये a प्लस बी का मान आया। तो दो अवयव का योग कैसे किया जाता है आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए दोनों अवयव की, और उनके संगत अवयव को जोड़ा जाता है। ये दो अवयव का योग वाली संक्रिया हो गई। दो अवयव के योग वाली संक्रिया में काफी सारे नियमों का पालन होता है, इस चीज का अपन ध्यान करेंगे। देखो कैसे होता है, मैं मिटा के इसमें लिख देता हूं। जो ये योग होता है ये क्या करता है, जो अवयव का योग ये काफी सारी चीजों का पालन करता है। अब जो अवयव का योग होता है ये क्या करता है, गुणधर्म का, काफी गुणधर्म का पालन करता है। पहला गुणधर्म क्या है, क्रम विनिमयता नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमयता नियम क्या होती है कि आप क्रम को ही एक्सचेंज कर दें। कैसे, तो ये जो अवयव का योग होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करता है कि जैसे आप ए मैट्रिक्स है उसमें आपने बी को जोड़ा, जैसे a प्लस बी किया, या फिर आप कर दो b प्लस ए,
दोनों ही क्या होते हैं, बराबर। यानी ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स जोड़ो, चाहे बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जोड़ो, क्रम को एक्सचेंज कर दो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर होगा वही किसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। दूसरा नियम साहचर्यता नियम। ये जो अवयव का योग होता है ये साहचर्यता नियम का भी पालन करता है। साहचर्यता नियम का पालन कैसे करता है, जैसे आपने 3 मैट्रिक्स ली और तीनों का आपको जोड़ना, ये योग के लिए नियम बता रहा हूं। इसी प्रकार इसको मैंने ऐसे लिख दिया। साहचर्य नियम ये कहता है कि मैंने स्टार्टिंग की 2 मैट्रिक्स को जोड़ा और उसका जो रिजल्ट आया उसको मैंने तीसरे मैट्रिक्स से जोड़ दिया, या फिर आप लास्ट के 2 मैट्रिक्स को जोड़ो और जो उसका रिजल्ट आया उसको पहले मैट्रिक्स से जोड़ो, तो इन दोनों का जो दोनों पक्ष है जो बराबर आएंगे, मतलब इससे जो आंसर आएगा वो कोई इससे आंसर आएगा। तो ये क्या करता है, अवयव का जो योग होता है साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, अवयव का योग, पहला तो कौन सा पता चला आपको, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और अवयव का योग आपको पता भी चल गया, साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, अवयव का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरी चीज, योग के लिए एक तत्समक होता है, या इसको अपन की जो आरबीएससी की बुक है भाई, एनसीईआरटी तो बोलती है योग के लिए तत्समक, या फिर इसको कई बुक्स बोलती है जैसे आरबीएससी वगैरह योज्य तत्समक भी बोलती है, योग के लिए तत्समक, योज्य तत्समक। ये क्या होता है, देखो योग के लिए तत्समक यानी कोई ए मैट्रिक्स ली मान लो आप, और उसमें ऐसी कौन सी मैट्रिक्स आप ऐड करो कि वापस वो की वही मैट्रिक्स आ जाए, इसको कहते हैं तत्समक अवयव। ये तत्समक क्या होता है, तत्समक ऐसा एलिमेंट या ऐसा अवयव या ऐसी संरचना होती है, मतलब मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स के लिए तत्समक मैट्रिक्स होगी, तो यानी एक ऐसी संरचना मतलब या ऐसी मैट्रिक्स जो इस मैट्रिक्स में जुड़ने के बाद ऐसी कैसी मैट्रिक्स वापस दे दे, तो इस ए में ऐसा क्या जोड़ेगी वापस आपके पास ए आ जावे। तो इस ए मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स या शून्य अवयव आपने पढ़ा था, ये 0 नहीं है, ये शून्य अवयव। तो ए के अंदर आप अगर शून्य अवयव जोड़ देते हो तो वापस ए आ जाएगा। यानी ऐसी कौन सी मैट्रिक्स या ऐसा क्या था कि जिससे आपको वापस वो का वही मिल गया, तो यहाँ पे शून्य अवयव ऐसा था कि उसको इसमें ऐड करते पहले वापस वो का वही मिल गया, तो इसलिए शून्य अवयव क्या हो गया, योग के लिए तत्समक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a+0 भी a+0 अवयव भी कर सकते हो, या फिर आप 0+a, ये करोगे तो भी ए आएगा और ये करोगे तो भी ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास योग के लिए तत्समक। तो अपन यहां लिख सकते हैं योग के लिए जो तत्समक होता है, ठीक है, योग के लिए तत्समक 0 अवयव होता है। यानी योग के लिए हमेशा जो तत्समक होगा वो क्या होगा, 0 अवयव होगा। चौथी बात क्या है कि 0 तत्समक, अगर तत्समक का पता चल गया तो प्रतिलोम भी होता है। योग के लिए प्रतिलोम, अगर प्रतिलोम है तो इसको एनसीईआरटी तो का योग के लिए प्रतिलोम, और कुछ बुकों ने या आरबीएससी वगैरह का इसको योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं। योज्य प्रतिलोम एक ही बात है। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है ध्यान देंगे। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये ऐसा होता है, देखो ध्यान दो कि भाई आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहे हो, उसमें ऐसा कौन सी मैट्रिक्स ऐड करो कि वो आपके तत्समक अवयव लेके आ जाए। अब योग के लिए तत्समक अवयव हमेशा जिंदगी में कोई सी पढ़ाई कर लो आप, पीएचडी कर लो मैथ्स की, लेकिन मैट्रिक्स का जब योग हो रहा होगा तो उसके लिए जो तत्समक अवयव हमेशा होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
योग के लिए। गुणा के लिए अलग होता है, क्या होता है जब गुणा के लिखेंगे तब पता चल जाएगा। तो योग के लिए अब प्रतिलोम अवयव क्या है? प्रतिलोम अवयव यानी कोई ए मैट्रिक्स ली, मैं इसके अंदर ऐसे कौन से मैट्रिक्स ऐड करूं कि आपको तत्समक अवयव मिल जाए। तो इस ए में आप ऐसा क्या ऐड करो कि आपको तत्समक अवयव जो ये जो शून्य अवयव ना, ये तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव मिल जाए। तो तत्समक अवयव मिलने के लिए इस ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं? मैं -a, यानी इसी मैट्रिक्स की ऋण मैट्रिक्स, ठीक है, ऋणात्मक जो मैट्रिक्स है उसको मैं अगर ऐड कर देता हूं तो मेरे पास ये तत्समक अवयव आ जाएगा। तो कौन से मैट्रिक्स ऐसी थी जिसको ऐड करने से आपके पास तत्समक अवयव आया? तो ये आपके क्या हो गया? इसका योग के लिए प्रतिलोम हो गया। तो यहां पे ध्यान देंगे कि क्या लिखेंगे, यहां पे अपन लिखेंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आगे पीछे क्रम विनिमय, कोई दिक्कत नहीं। योग के लिए क्रम विनिमय का पालन होता है, पहली बात बता दी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऋण वाले को पहले और जो ओरिजिनल वाली थी उसको बाद में। ये लिखो चाहे ये लिखो, इसका रिजल्ट हमें से क्या आएगा? एक शून्य आएगा। शून्य आ गया, इसका मतलब ऐसी कौन से मैट्रिक्स जिससे शून्य आया? तो ये आपके इसके लिए क्या हो गई? प्रतिलोम हो गई। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे? योग के लिए प्रतिलोम अवयव है उसी अवयव का ऋण अवयव होता है। यानी जैसे ए मैट्रिक्स ली तो उसी का ऋण अवयव आप अगर इसमें ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव मिल गया, इसका मतलब ये जो ऋण अवयव था, जो आपकी जो भी मैट्रिक्स थी, ये क्या कहलाएगी? इसकी प्रतिलोम कहलाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत है? कि भाई यहां पे ऋण हो गया, ऋण है ना, तो देखो अब आपकी एक दिक्कत हो गई कि ये ऋण अवयव क्या चीज है? ऋण अवयव एक नई परिभाषा आपके लिए आ गई। तो ऋण अवयव क्या होता है मैं इसको भी बता देता हूं। देखो ऋण अवयव अपन का होता है देखो जो ऋण अवयव ना, ये क्या होता है? किसी अवयव को, कोई भी अवयव, ठीक है, किसी अवयव को -1 से गुणा करने पर जो प्राप्त होगा ना, जो प्राप्त अवयव होगा वही आपका क्या कहलाएगा? ऋण अवयव कहलाएगा। जैसे ए है, ठीक है, इस ए को मैं अगर -1 से गुणा कर दूं, पूरी ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर ना कैपिटल लेटर लिखा हुआ, इसका मैं मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। इस ए मैट्रिक्स को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को जो रिजल्टेड जो आंसर मिलेगा वो पूरी मैट्रिक्स मिलेगी -1। अब ये -1 कैसे लाएंगे अपन? यानी आपको ये गुणा कैसे करना -1 का ए इस मैट्रिक्स से? तो गुणा में वैसे वो विस्तृत से आप पढ़ोगे अभी आगे, अदिश से गुणा कैसे करते हैं। तो -1 से इस मैट्रिक्स को गुणा करने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव, इसके अंदर जो भी अवयव, उन सभी अवयव को -1 से गुणा कर दो, यानी माइनस से गुणा कर दो। ठीक है, तो उससे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो लगेगी आपकी -a मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपके ऋण अवयव। अब अपन बात करेंगे अवयव का अंतर। दो अवयव है, उनका अंतर कैसे किया जाता है? अंतर मतलब व्यकलन या बाकी जिसको बोलते हैं आप। दो अवयव का आप अंतर करोगे वो कैसे करोगे? तो जैसे आपने दो अवयव का योग पढ़ा वैसे वैसे दो अवयव का अंतर है। ठीक है, सिमिलरली है, जैसे योग होता है वैसे वैसे घटाना है। तो ध्यान देना, दो अवयव का जो अंतर होता है, वो जो दो अवयव घटेंगे वो हमेशा आपस में जो दोनों अवयव होंगे कैसे होंगे? समान कोटि के होंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? दो समान कोटि के अवयव ए तथा ए व बी के संगत अवयव। संगत अवयव समझिए गए, जैसे योग में बताया था। संगत अवयव को घटाने से प्राप्त अवयव
ए माइनस बी होगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी। दोनों जो अवयव घटेंगे वो समान कोटि के होने चाहिए और उनके संगत अवयव आपस में घटते हैं। जैसे आपने योग के अंदर पढ़ा था, दोनों अवयव जो जुड़ते हैं तो संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं और दोनों समान कोटि के होने चाहिए। वैसे सेम ही है, इसका भी एग्जांपल देख लिया बोली। जैसे ए अवयव है, ए मैट्रिक्स ली मैंने, ए मैट्रिक्स ली 5 9 8 7 और बी मैट्रिक्स मैंने ले ली, बी मैट्रिक्स मैंने ले ली जैसे 7 4 3 2। अब मेरे को बोल दे कि a माइनस बी निकालिए, तो निकल सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान है तो घट सकती है। अगर कोटि समान नहीं तो फिर घटेगी नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखना, है ना। मतलब जुड़ने और घटने के लिए कोटि समान चाहिए। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो संगत अवयव, जो पहली रो पहले कॉलम का इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट से घटेगा। देखो a पहले तो a वाला अवयव पहले लिखना है, b पहले तो b वाला बाद में। ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे अब इसको a वाला पहले लिखेंगे 5 माइनस का 7, आप 7 माइनस 5 लिख देना। ऐसे नहीं इसका पहले इसका घटाना ही तो इसका पहले लिख दिया इसका बाद में लिख दिया, नहीं वो रॉन्ग है। a पहले आ रहा तो a के अवयव को पहले लिखना, फिर माइनस b के अवयव को लिखना। ठीक है, 5 माइनस 7, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 9 माइनस 4, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 8 माइनस 3, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 7 माइनस 2। तो इसका जो रिजल्टेड आंसर आया वो क्या है आपके पास, 5 में से 7 गया कितना बचा माइनस का 2, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 8 में से 3 गया कितना बचा 5, 7 में से 2 गया कितना बचा 5। तो ये जो आंसर आया ये दो अवयव को घटाने से आंसर आया, यानी a माइनस बी का आंसर ये आया। ऐसे दो अवयव को घटाया जाता है। ठीक है, वैसे जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने अवयव के योग के अंदर कुछ गुणधर्म पढ़े थे, क्या क्या, पहला क्रमनिवय नियम का पालन करता है, दूसरा साहचर्य नियम का पालन करता है, तीसरा क्या था तत्समक अवयव का अस्तित्व, यानी योग के लिए जो तत्समक अवयव था वो क्या था शून्य अवयव। चौथा आपने पढ़ा था प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम योग के लिए प्रतिलोम, यानी कोई ए मैट्रिक्स थी तो उसकी प्रतिलोम क्या हो गया अवयव माइनस ए। ठीक है, उसी का ऋण अवयव हो जाएगा। तो आपने 4 जो गुणधर्म उसमें पढ़े थे वो गुणधर्म इसमें फॉलो नहीं होते हैं, अंतर के अंदर फॉलो नहीं होते। ठीक है, तो अंतर के अंदर कोई ऐसे नहीं कि आप क्रम में जैसे a माइनस बी बराबर b माइनस ए लिख दो, ये रॉन्ग है, ये क्रम नियम कर रहे हैं, ये नियम किसी नियम का पालन नहीं करते अंतर वाले। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके बाद ये अवयव का अंतर हो गया, अवयव का अदिश से गुणा, अवयव का अदिश से गुणा। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अवयव a को किसी अशून्य, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, ठीक है, वो शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य के अलावा अशून्य। तो अवयव a को किसी अशून्य अदिश संख्या, इसको मान लो n से गुणा करने पर प्राप्त जो अवयव होता है वो क्या होता है Na होता है। यानी मान लो कोई A मैट्रिक्स है, उसको अशून्य अदिश संख्या n मान ली, उससे मैं गुणा कर रहा हूं तो उसको अपन Na इस रूप में लिखते हैं। तो अब ध्यान देना, आप Na लिखा मैंने, तो अशून्य का मतलब तो समझ गए शून्य के अलावा जो है, ठीक है, शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसको एग्जाम्पल से समझना कैसे, जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ली और ए मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स होगी, जैसे मैंने ये ले ली -2 4 3 7, ये ए मैट्रिक्स। मैं कह दूं कि मेरे को 3a चाहिए, मैं कह दूं कि 3a की वैल्यू फाइंड कीजिए, 3a की वैल्यू कीजिए। तो यहां पे जो मेरी बात सुनो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा अदिश क्या गया है। अदिश का मतलब संख्यात्मक मान, ये लिखा ना संख्या, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है वो, लेकिन कैसी होनी चाहिए अशून्य, यानी शून्य के अलावा होनी चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी संख्या को, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को, क्या किसी भी अदिश राशि को आप किसी मैट्रिक्स से गुणा करना, तो कैसे करेंगे, तो कोई भी अदिश राशि जब मैट्रिक्स से गुणा होती है तो उसके प्रत्येक अवयव से गुणा होकर लिखी जाती है। कैसे, अगर मेरे को अब 3a निकालना है
तो मैं 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, इससे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर। 3 से इसको गुणा, 3 से इसको गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 से इसको किया 3 चौक 12, 3 से इसको किया 3 त्रे 9, 3 से इसको किया 7 3, 3 7 21। तो ये जो आपके आंसर आया ना, ये 3 आया, यानी इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों को आप 3 से गुणा कर दो। अब मेरे को 5 ही ज्ञात करना, तो 5 पे ज्ञात करना कैसे करेंगे? पूरी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को 5 से गुणा कर दो। यानी जब आप, तो ये आपके किसका माना है? इस n का माना है। ऐसे n की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, तो ये आपका आंसर। तो यानी किसी भी अदिश राशि को आप जब भी मैट्रिक्स से गुणा करना होगा, पता चल गया होगा कैसे करना है, यानी उसके प्रत्येक एलिमेंट को आप उस राशि से गुणा कर दो, तो ये आपके अदिश से गुणा हो जाएगा। अब देखो अदिश गुणन के गुणधर्म, अदिश गुणन के इसके भी कुछ गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो अदिश गुणन के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म ये क्या है? ए तथा बी दो आव्यूह है तथा दो राशियां ले लो, कैसी कैसी? n व k, दो अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां मतलब समझ गए होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई संख्यात्मक मान, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, क्या है कि जैसे मान लो आपको दे दिया a प्लस बी, दो मैट्रिक्स का योग दे दिया, और आपको दोनों के योग को आपको किससे गुणा करना है? किसी एक अदिश संख्या से गुणा करना। तो ये कैसे करेंगे? इसको करने का सिस्टम है कि भाई पहले आप क्या करो, इस a को कैसे कर लो, फिर b को भी कैसे कर लो, ठीक है, फिर इसको ऐड करो। नहीं कि आप ऐसे करोगे दोनों को जोड़ के फिर आप कैसे करो, वो गलत है। इसको कैसे हल करना पड़ेगा आपको? a को कैसे मल्टीप्लाई, b को कैसे मल्टीप्लाई, और फिर इसको ऐड कर लो। k क्या है यहाँ पे? अदिश, और a और b क्या है? मैट्रिक्स है। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? समान कोटि की होगी तभी तो योग होगा, तो ये समान कोटि की होगी, है ना। योग के अंदर मैंने कंडीशन बता दी। अब देखो एक ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है, जैसे दोनों मैट्रिक्स की जगह मान लो ये आ जावे कि n प्लस k। अब क्या आपके पास n प्लस k आ गया, यानी दोनों अदिश संख्याएं जुड़ रही है, और इसको आपको a मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो क्या आप ऐसे करोगे कि दोनों को जोड़ के ऐसे गुणा करते, वो रॉन्ग है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस a मैट्रिक्स को n से गुणा करेंगे, उसी प्रकार इसी a मैट्रिक्स को एक बार कैसे किससे गुणा करेंगे? k से गुणा करेंगे, k a। तो ऐसे जब आप करोगे तो ऐसे इसको इस n को एक बार a को एक बार n से गुणा करना है, और a को एक बार k से गुणा करना है, फिर इसको ऐड करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट आएगा, ठीक है। तो ये अदिश गुणन के लिए भी कुछ गुणधर्म है, तो उस गुणधर्म का पता चल गया होगा। अब अपन बात करेंगे अवयव का गुणन। अवयव का गुणन क्या होता है? मान लो दो मैट्रिक्स दी, एक मैट्रिक्स आपके पास ये है, और आपको इससे एक और मैट्रिक्स को गुणा करना है, ठीक है। और मान लो इससे कोई दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने से कोई रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स गुणा होने के लिए सेटिस्फाई है कि नहीं है, मतलब इसका गुणा संभव है कि नहीं है, पहले ये पता होना चाहिए। तो गुणा कैसे होता है, ध्यान देना। मान लीजिए इसमें m इंटू n, इस मैट्रिक्स की जो कोटि होती है वो m इंटू n है, और मान ली इसकी कोटि है n इंटू p। तो ध्यान देना कि अवयव का गुणन कब होगा? जब इस पहली वाली मैट्रिक्स के, ये यहां पे बताया था मैंने, ये क्या होता है? ये रो, ये क्या होता है? कॉलम। यहाँ पे ये क्या है? इस मैट्रिक्स की रो को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है? यहाँ पे कॉलम को बता रहा है। तो ध्यान देना कि पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ये क्या है? पंक्ति, ठीक है। यानी पहली वाली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी वाली मैट्रिक्स की पंक्ति, अगर ये दोनों सेम होगी, देखो यहाँ पे n और n सेम है कि नहीं है, यानी अगर ये दोनों सेम होगी, ठीक है, तभी जाके ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगी? गुणा होगी, वरना गुणा हो ही नहीं सकती है, आप कितनी मेहनत कर लो, ठीक है। यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दो अवयव के गुणन के लिए पहली अवयव का
पहली अवयव के स्तंभ की संख्या तथा दूसरी अवयव के लिए पंक्ति की संख्या समान हो तो संभव है। यानी दो मैट्रिक्स गुणा कब होगी, जब आप पहली वाली, यानी इसके जो लास्ट में जो आएगा ऑर्डर और इसके स्टार्टिंग में जो ऑर्डर आएगा, ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे ये क्या बताता है, कॉलम, यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स की रो, ये अगर इक्वल है तो ये आपके पास गुणा हो जाएगी। अब गुणा होने के बाद ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनाएगी, तो ये कितने बाई कितने की बनाएंगे, ये देखो ध्यान देना। तो फिर आपके जो ये बराबर है, ये से तो ये पता चल जाएगा, ये और ये बराबर होने से पता चल जाएगा, ये गुणा हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो ये बचेगा ना, ये और ये बताएगा कि ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स होगी। तो देखो ध्यान देना, ये कितने की है, इधर बचा m, इधर बचा p, तो m इंटू p, ये जो मैंने लिखा ना, यानी यहाँ पे जो इस न्यू मैट्रिक्स जो आपके जो गुणा होकर जो मैट्रिक्स आएगी ना, जो भी आएगी, ये कितने बाई कितने की आएगी, m इंटू p, यानी यहाँ पे जो भी बचेगा उतने बाई उतने की क्या आएगी, ये मैट्रिक्स आएगी। अभी आपको ये पता चल जाएगा ये गुणा में कैसे आता है, कैसे नहीं। अब इनका गुणा करने से पहले अपन आप चाहो तो मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूं इसका, इनका गुणा कैसे किया जाता है, तो उसको अपन एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर पता चल जाएगा दो अवयवों का गुणा कैसे किया। अब जिस प्रकार योग के लिए काफी गुणधर्म थे, उसी प्रकार गुणन के लिए भी कुछ गुणधर्म है। ठीक है, तो गुणन के लिए गुणधर्म कौन कौन से, देखो पहला क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, ध्यान देंगे। देखो क्रम विनिमय क्या होता है कि अभी बताया था, क्रम को एक्सचेंज करना, लेकिन ये किसके लिए, गुणा के लिए। पहले आपने जो पढ़ा किसके लिए पढ़ा था, योग के लिए। तो क्रम विनिमय यानी जब दो मैट्रिक्स गुणा हो रही होगी, यानी a को b से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसका मैं क्रम एक्सचेंज कर रहा हूं, a को b से करने की जगह मैं b को अगर a से कर देता हूं, तो क्या जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, क्या सेम नहीं आएगा, क्योंकि उनके ऑर्डर ही चेंज हो जाएंगे ना। अभी बताया था कोई एक मैट्रिक्स है कि भाई जैसे ये m इंटू n की है और दूसरी मैट्रिक्स थी वो गुणा होने के लिए ये थी आपके कितने की, n इंटू p की। तो इसको मैं अगर पहले लिख दूं, इसको मैं बाद में लिख दूं, तो ध्यान देना, जैसे मैंने इसको पहले लिख दिया n इंटू p और इसको मैंने बाद में लिख दिया m इंटू n। अरे इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मैच ही नहीं हो रहा, तो गुणा ही नहीं होगा। तो गुणा ही नहीं होगा ना, तो फिर आंसर कैसे लोगे। तो इसलिए कई बार हो सकता है, कई बार मैच कर जाए, लेकिन मैच करने के बाद भी आंसर सेम नहीं आएगा। और कोई मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है दुनिया की कि भाई आप उसको a इंटू बी से गुणा करो, चाहे b इंटू ए से गुणा करो, आपके बराबर आ जाए। लेकिन ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी, यानी ए बी हमेशा नॉट इक्वल होता किसके, बी ए की, यानी ए बी का जो रिजल्ट है वो बी ए का नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं गुणन के लिए, योग के लिए तो करते हैं। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, अवयव का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। ओके, दूसरा नियम साहचर्यता नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्यता नियम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था योग के लिए, शुरू की दो मैट्रिक्स a प्लस बी को जोड़ के तीसरी वाली मैट्रिक्स c से जोड़ दो, या फिर लास्ट की दो b और c को जोड़ के a से जोड़ दो, तो दोनों आंसर सेम थे। जैसे गुणा में तो साहचर्य नियम चलता है। ठीक है, गुणन के लिए या लिख सकते हैं अपन, अवयवों के
गुणन के लिए साहचर्य नियम का पालन होता है। अवयव के जो अवयव का जो है ना गुणा, उसके लिए साहचर्य नियम का पालन होगा। अब देखो कैसे इसको लिखेंगे, कैसे? मान लो आपके ए बी सी 3 मैट्रिक्स गुणा में है, या फिर ए बी सी ऐसे गुणा में। ध्यान देना, शुरू के 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके तीसरे से कर दो, या लास्ट के 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके पहले से कर दो, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तीसरा पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे ना वो क्या है? गुणन के लिए तत्समक। और गुणन के लिए तत्समक क्या होता है? देखो ध्यान देना कि आप उस तत्समक क्या होता है, सबसे पहले ये समझ। तत्समक ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को आप ऐसे कौन से एलिमेंट से आप उसकी संक्रिया करो कि आपको वापस वो एलिमेंट मिल जाए, ये कहलाता तत्समक। तो योग के लिए तो क्या था कि ए मैट्रिक्स थी, उसके अंदर आपने शून्य मैट्रिक्स जोड़ दिया, वापस ए आ गया था, ए मैट्रिक्स आ गई थी। शून्य को जोड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एलिमेंट में। तो अब यहाँ पे गुणा के लिए शून्य को नहीं करेंगे, अगर शून्य कर दोगे तो मैट्रिक्स ही शून्य हो जाएगी, फिर वापस वो की वही मैट्रिक्स थोड़ी मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी ना, तो वापस वो की वही मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान देना, जब भी आपको गुणा के लिए वापस वो की वही मैट्रिक्स प्राप्त करनी हो गुणा में, तो अपन क्या करते हैं, उसको जो इकाई अवयव आपने पढ़ा था, जिसको आप क्या करते थे, इकाई अवयव को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते थे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं अपन, दोनों चीजें बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के कारण उसको किससे लिखते हैं अपन? कैपिटल आई से लिखते हैं। ठीक है, तो गुणन के लिए जो तत्समक होगा ना वो क्या होगा, जैसे ए है, इसको ऐसे कौन सी मैट्रिक्स से आप गुणा करोगे वापस आपके पास ए आ जावे, तो मैं इसको आई मैट्रिक्स, आई लिख लिया। आई का मतलब समझ जाना, इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये इकाई अवयव, मेरी बात सुनो, जितनी कोटि का ए अवयव होगा उतनी कोटि के अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स को अगर आप इकाई अवयव से गुणा कर देते तो आपको वापस इकाई मिल जाएगा। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर आई ए बी, जैसे ए आई हो सकता है तो आई ए भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो भी ए आंसर आएगा, ऐसे करोगे तो भी ए आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पीछे से गुणा करो चाहे आगे से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ए ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये जो आया ना, ये ऐसा कौन सा अवयव था जिसको आप इससे संक्रिया कराई तो आपने वापस वही अवयव आ गया, तो ये कहलाता आपका तत्समक। ठीक है, तो गुणन के लिए तत्समक क्या होता है? इकाई अवयव होता है। गुणन के लिए जो तत्समक होता है ना वो इकाई अवयव होता है। ये हो गया। इसमें एक और नियम है, एक और नियम, इसको मिटा के लिख देता हूं। एक बंटनता नियम होता है जिसको अपन वितरण नियम भी बोलते हैं, दोनों नाम से जानते हैं उसको। बंटनता नियम और वितरण नियम दोनों क्या चीज है? देखो एक ही बात है दोनों। बंटनता लिख दो चाहे वितरण लिख दो। बंटनता या वितरण नियम। बंटनता या वितरण नियम क्या होता है? कोई भी 3 अवयव ले लेते हैं, 3 अवयव ए बी व सी के लिए। ठीक है, ये बंटनता नियम का पालन करता, ध्यान देना। कैसे? 3 अवयव आपने लिए ए बी और सी, तीनों के लिए लिख रहा हूं। कैसे होता है ये? जैसे मैंने ए प्लस बी और ये लिख दिया सी। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा ना, यानी इसको कैसे लिखोगे? पहले इस सी को ए मैट्रिक्स से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका ए सी। इस बी को किससे गुणा करोगे? फिर प्लस लग रहा था प्लस, इस सी को बी मैट्रिक्स से गुणा कर देंगे तो बी सी। इसी प्रकार ये ऐसे भी तो हो सकता है, ए पहले लिख दिया और बी प्लस सी। तो वितरण नियम क्या करता है? ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ए को पहले किस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे? बी से, प्लस उसी प्रकार ए को किससे गुणा करेंगे? सी से। ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी, ऐसी एक मैट्रिक्स आ गई आपके पास। ठीक है ना,
ओके, आपको ध्यान में आया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अभी तक आपने ये जो पढ़ा, ये प्रश्नावली 3.2 का पूरा बेसिक है। जिसको ये चीजें समझ में आ गई उसको प्रश्नावली 3.2 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि दो अवयव का योग क्या होता है, योग कैसे किया जाता है, दो अवयव को घटाया कैसे जाता है, और दो अवयव का गुणा कैसे किया जाता है। मैंने अभी गुणा करना सिखाया नहीं है, ठीक है। मैंने गुणा कौन सी कंडीशन से होता है, मतलब गुणा के लिए कब सेटिस्फाई होता है दो मैट्रिक्स, ये बताया, ठीक है। गुणा भी अपने एक्सरसाइज में जब प्रश्न आएंगे तब मैं ऑलमोस्ट बता दूंगा वहां। तो अपन क्या करेंगे, ये सारे को आपको ये जो बेसिक है, इस बेसिक को अच्छे से देखना है, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, एक एक चीज को कॉपी पेन लेके बैठना और उसमें नोट करना है। और ये चीजें इसलिए बताई कि इसमें से बोर्ड एग्जाम के अंदर छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न बना लिए जाते हैं और फिर बच्चे को पता ही नहीं चलता है। क्योंकि डायरेक्ट जब आप कई सारी कोचिंगों में जाते हो तो वहां क्या होता है कि डायरेक्ट आपको बता देंगे योग कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, अंतर कैसे किया जाता है। अब उसके अंदर भी काफी सारे नियम या जो लॉ होते हैं ये फुल होते हैं। कैसे, जैसे अभी आपको बताया था योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, ऐसा प्रश्न बन गया लो। अब आपको कहां से पता चलेगा जब आपने पढ़ा ही नहीं बेसिक ढंग से। गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपको इस बेसिक से अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा।